उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और तमाम जितने भी उसके आप कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सही आंसर तलाश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहली एमसीक्यूज़। तो बेटा इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर हमें जो चीज़ समझाई गई है वो कुछ इस तरह से है कि द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 23.023, फिर सेकंड नंबर है 0.0003, फिर एक थर्ड नंबर है 2.1 एक्सपोनेंट -3r डैश। यानी इसका मतलब ये है कि हमें इन तीन नंबर्स के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो बेटा इसमें अंदर हमें बतानी है। अब आप इसके ऑप्शंस पहले देख लें। ये ऑप्शन तीन ऑप्शंस की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं क्योंकि तीन हमारे पास नंबर गिवन है। अच्छा, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं हमें उनके रूल्स का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ, जीरो के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, वो तमाम जीरोस जो कि नंबर के स्टार्ट में आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं और वो तमाम नंबर्स जो कि होल नंबर के एंड में जीरोस आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अब आप देखिए कि जो नंबर्स हमें गिवन है उसका जो फर्स्ट नंबर है 23.023, इसमें 23 यानी 2 और 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर है और लास्ट का जो 2 3 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है और जो जीरो बीच में आ रहा है तो याद रखिएगा जो भी जीरो दरमियान में आता है वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो इस पूरे नंबर के अंदर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर हम सेकेंड नंबर को देखें तो 0.0003, तो याद रखें जो स्टार्ट के जीरोस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। इसका वजह इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और वो है 3, तो इसका मतलब सेकंड नंबर में एक सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है इसका रूल सबसे सिंपल है कि आपने 10 की पावर्स को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर से पहले जो नंबर लिखे होते हैं उनको काउंट कर लेना है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो देखें 2.1 में 2 और 1 दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब है कि इस लास्ट नंबर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो बेटा इस तरह से जो तरतीब बनती है वो ये कि पहले नंबर में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दूसरे नंबर में 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है और तीसरे नंबर में जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हम इसमें जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन ए है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which among has the supplementary unit? आपको इल्म होगा कि हमारी बुक के अंदर जो टॉपिक गिवन है उसमें ये बताया गया है कि यूनिट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कहलाती है बेसिक यूनिट, एक कहलाती है ड्राइव यूनिट और एक कहलाती है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेसिक यूनिट्स तो वो होती हैं जो किसी और से नहीं फॉर्म होती, वो किसी से ड्राइव नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है और फिजिक्स में उनकी तादाद 7 है। तो वो 7 बेसिक यूनिट्स कहलाती हैं और उन बेसिक यूनिट्स से जो आगे फर्दर बनती हैं उनको ड्राइव यूनिट कहा जाता है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो स्पेशल यूनिट्स हैं जो बेसिक से ड्राइव नहीं होती। तो हमें ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये क्वांटिटीज के दिए गए कि भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सप्लीमेंट्री यूनिट को शो करती है। तो आप देखिए मास हमें पता है कि ये तो एक बेसिक क्वांटिटी है और ये बेसिक यूनिट भी रखती है, तो मास तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। टाइम जो है वो भी बेसिक क्वांटिटी है। फिर इसी तरह जो लास्ट में ल्यूमिनिसिटी लिखा है ये भी हमें बताया कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी एक बेसिक क्वांटिटी है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है सॉलिड एंगल। तो बेटा सॉलिड एंगल जो है वो बेसिक क्वांटिटी नहीं है। सॉलिड एंगल जो है वो बेसिक से ड्राइव भी नहीं होता, तो ये ड्राइव क्वांटिटी भी नहीं है। तो कंफर्म फिर ये यकीनन सप्लीमेंट्री यूनिट वाली क्वांटिटी होगी। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉलिड एंगल आंसर है। और सॉलिड एंगल होता क्या है उसको जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए एक फिगर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की है कि एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर
अगर हम उसका कोई एंगल जो है उसके एरिया के रिस्पेक्ट से किसी पॉइंट की लोकेशन से फाइंड करना चाहें तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। बहरहाल इसकी एक पूरी डिटेल है, हम सिर्फ फिलहाल एमसीक्यूज तक ही रहते हैं, तो आप इस अगर सॉलिड एंगल या इसके और डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड हमारी एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए अब ये उसी सेकंड जो एमसीक्यूज है उसके आंसर्स ही थर्ड जो है वो एमसीक्यूज बना दी गई कि अभी हमने सॉलिड एंगल का जिक्र सुना तो सर सॉलिड एंगल जो है वो नॉर्मली एक स्फेरिकल सरफेस या जो है वो एरिया से बनने वाले एंगल को कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी तो देखिए सेकंड, अब ऑप्शंस पे नजर डालें तो आपको खुद ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर सेकंड तो टाइम की यूनिट होती है, वो सॉलिड एंगल की नहीं हो सकती। सी ऑप्शन को देखिए किलोग्राम, सर वो तो मास की यूनिट होती है। कैंडल हमें पता है कि लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो आप इन सब को डिस्कार्ड करते जाएं तो अब सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है और वो है स्टेरेडियन। तो सर स्टेरेडियन जो है वो हमारे लिए राइट ऑप्शन है और यही सॉलिड एंगल की यूनिट कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज डैश। बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो यूनिट के सिस्टम्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सीजीएस सिस्टम हम पढ़ते हैं, एफपीएस सिस्टम पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम पढ़ते हैं, एमके सिस्टम पढ़ते हैं। तो सर ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि बताइए इन चार में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो तमाम सिस्टम में एक ही यूनिट में डिस्क्राइब की जाती है, जबकि बाकी जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं वो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स रख सकती हैं। तो हमें अगर हम इन पर नजर डालें तो हमें अंदाजा होता है कि सर टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तमाम सिस्टम में सेम होती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीजीएस सिस्टम। तो जब आप सीजीएस सिस्टम कहते हैं तो सी का मतलब तो सेंटीमीटर है, जी का मतलब ग्राम है और एस का मतलब है सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम। तो सीजीएस सिस्टम में टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। अगर हम एफपीएस सिस्टम की एग्जांपल लें तो एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, तो उसमें आप देखेंगे कि टाइम को फिर सेकंड में मेजर किया गया है। ऐसे ही एमके सिस्टम है तो एमके सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और लास्ट में आता है सेकंड, यानी टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तमाम सिस्टम में कॉमन होती है, सेम होती है। तो हम इसमें टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। रैंडम एरर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब देखिए रैंडम एरर जो है वो एरर की वो टाइप है जो किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी रीजन से प्रोड्यूस होती हैं। वो रीजन डिफरेंट हो सकती हैं, तो उन रीजन से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको रैंडम एरर कहा जाता है। अब रैंडम एरर कैसे रिमूव किया जाता है वो इसके अंदर हमसे रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, इसमें जरा सी ऑप्शन को देखें कि उसमें लिखा है एलिमिनेटिंग द कॉज। तो रैंडम एरर किसी वजह, किसी कॉज से होता है। तो जब तक आप वो कॉज को एलिमिनेट नहीं करेंगे, उस कॉज को दूर नहीं करेंगे, आपका एरर जो है वो रिमूव नहीं होगा। बेशक आप कितनी केयरफुली ऑब्जर्वेशन ले लें, चाहे कितनी दफा ऑब्जर्वेशन लेके उनका एवरेज या मीन निकाल लें, लेकिन वो एरर वैसे तो वैसे ही रहेगा। तो अगर हम रैंडम एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें उस कॉज को एलिमिनेट करना होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो एलिमिनेटिंग द कॉज है। ठीक है, इस तरह से हम रैंडम एरर को रिमूव कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जो 6 एमसीक्यूज है, सिस्टमैटिक एरर कैन बी, यानी सिस्टमैटिक एरर किस तरह का हो सकता है। तो पहले तो बस ये जान लीजिए कि सिस्टमैटिक एरर हम कहते हैं उस एरर को जो किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी एपरेटस में बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उस एपरेटस के अंदर एक फॉल्ट आ जाता है। उस फॉल्ट को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो भाई उस फॉल्ट के वजह से जो रीडिंग आती है वो थोड़ा सा अपने एक्चुअल वैल्यू से डेविएट कर रही होती है। तो भाई वो डेविएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जीरो एरर। तो जीरो एरर जो है वो एक तरह का सिस्टमैटिक एरर है। तो ये सिस्टमैटिक एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास एक डायमेंशन फॉर्मूला दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ऑप्शन ये गिवन है, स्ट्रेन को, डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स को, प्रेशर को। अच्छा देखिए, मैंने जो एमसीक्यूज के लिए वीडियोस बनाई है ना, तो मेरे लिए सबसे आसान ये है कि मैं जस्ट आंसर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम हर एमसीक्यूज को थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखेंगे। तो अभी आप देखिएगा कि मैं दो तरह से इस एमसीक्यूज के आंसर को तलाश करने की कोशिश करता हूं। पहला तो मेरे पास तरीका ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हैं मैं इन सब की डायमेंशन बनाने की कोशिश करता हूं और जिसकी भी डायमेंशन इस गिवन डायमेंशन से मैच कर जाएगी हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिएगा एक तरीका तो ये हुआ, और एक सेकंड तरीका भी वो मैं फिर आपको लास्ट में उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले फर्स्ट मेथड पर आ जाएं। सर फर्स्ट मेथड ये है कि आपने एक एक क्वांटिटी को लेकर उसकी डायमेंशन बनानी है। तो अब आप देखिएगा सबसे पहली क्वांटिटी है स्ट्रेन। तो हम चेक करते हैं कि सर स्ट्रेन की जो है वो क्या डायमेंशन हो सकती है। अब हमें पता है स्ट्रेन क्या है। सर स्ट्रेन जो है वो एक फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में उस ऑब्जेक्ट के अंदर, सिस्टम के अंदर किसी टाइप का चेंज आता है। तो नॉर्मली वो चेंज हम एक फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है वो कंसिडर करते हैं। तो जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कंसिडर करेंगे ना, तो याद रखिएगा कि जो फ्रैक्शंस होती हैं, अगर ऊपर क्वांटिटी और नीचे क्वांटिटी सेम हो तो उनकी यूनिट कैंसिल हो जाती है, और यूनिट कैंसिल हो जाए तो उनकी डायमेंशन भी कैंसिल हो जाती है। इट मींस कि जो स्ट्रेन है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर इसकी डायमेंशन नहीं है तो भाई ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी यूनिट होती है मीटर, और मीटर शो करता है लेंथ को। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायमेंशन लेंथ एल होती है। तो ये भी हमारी गिवन डायमेंशन से मैच नहीं करता। फिर हम आते हैं फोर्स की तरफ। सर फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, लेकिन न्यूटन याद रखिएगा असल यूनिट नहीं है, असल यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए मैंने इसको लिख दिया केजी मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो एस इनवर्स 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब आप केजी की जगह मास पुट कर दें, क्योंकि केजी डायमेंशन में मास को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद मीटर, स्मॉल एम जो है वो मीटर है, उस मीटर को अगर आप लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड को टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बनता है mlt इनवर्स 2। और अगर आप इसको मैच करें अपने गिवन डायमेंशन से तो ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमें डायमेंशन गिवन है वो यकीनन फोर्स की है। लेकिन मैंने आपके लिए प्रेशर की भी लास्ट क्वांटिटी जो इसमें गिवन है उसकी भी डायमेंशन बना दी। हमें पता है प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की डायमेंशन mlt इनवर्स 2 होती है, और एरिया जो है इसकी डायमेंशन l स्क्वायर होती है। अगर l स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दें और थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल आंसर बनता है ml इनवर्स t इनवर्स 2। तो अब बेटा तमाम क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करने के बाद जब हम मैच करते हैं तो हमें आंसर मिलता है फोर्स। तो हम इसमें फोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हो गया। एक और मेथड जो है वो जरा शॉर्टकट मेथड कह लें आप, क्या फौरन उससे डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। वो ये कि आपको जो डायमेंशन गिवन है आप उन डायमेंशन को नीचे कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद उसकी जगह उसकी यूनिट से लिखते जाएं। जैसे हमें जो डायमेंशन गिवन है वो है mlt इनवर्स 2। तो आपने m तो पता है मास है, तो सर मास की जगह मैं kg लिख सकता हूं। l लेंथ है, लेंथ की जगह मैं मीटर लिख सकता हूं, सेकंड की जगह, टाइम की जगह मैं सेकंड लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा kg मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो उसको अगर नीचे शिफ्ट कर दे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। तो आप देखिए ये मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया कि मीटर की जगह मैं एम की जगह, मास की जगह किलोग्राम इसकी यूनिट लिख दी, लेंथ की जगह उसकी यूनिट मीटर लिख दी, और टी जो टाइम है उसकी जगह हमने सेकंड को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये एम ए के इक्वल बनता है और m में जो है फोर्स के इक्वल है। तो आप यूनिट के जरिए भी जान सकते हैं कि जो आपको डायमेंशन गिवन है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो फिलहाल हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फोर्स है। तो ये हमारी 7th जो है वो एमसीक्यूज हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सर ये एमसीक्यूज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। यानी आपको ये बताना है कि यहाँ कुछ क्वांटिटीज पेयर में दी गई हैं, इनमें से कौन सी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो अब इसमें एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके पेयर में है टॉर्क। इसी तरह सरफेस टेंशन के साथ है फोर्स,
इंपल्स के साथ है मोमेंटम, स्पेसिफिक हीट के साथ है लेटेंट हीट। तो अब इसमें से हमें सही आंसर चेक करना है। तो उसका तरीका ये है कि आप तमाम जितनी इसमें पेयर वाइज क्वांटिटीज हैं उनकी या तो यूनिट को मैच कर लें या फिर उनके डायमेंशन को मैच कर लें, तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। जैसे फर्स्ट वाला जो पेयर है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। तो m किसको शो करता है? मास को। r किसको शो करता है? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को हम लेंथ की फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशन में। तो ये mr² डायमेंशन की फॉर्म में बन जाएगा ml²। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml² होती है। इसके साथ पेयर में टॉर्क, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है r × f या f × r, जिस फॉर्म में भी फिलहाल आप लिख लें। तो m ये टॉर्क जो है F × R के इक्वल है। तो फोर्स की जगह हम उसकी डायमेंशन पुट करेंगे। हमें पता है फोर्स की डायमेंशन होती है mLT−2। ये थोड़ी सी डायमेंशंस हमें याद होना जरूरी है। तो फोर्स की डायमेंशन है mLT−2 और R क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ L होती है। अब ये लेंथ L ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये L² बन जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला वो मिला mL²T−2। अब अगर मैं ऊपर वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन से इसे मैच करूं तो सर ये तो मैच नहीं हो रही। तो मैच ना होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायमेंशन डिफरेंट हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सरफेस टेंशन और फोर्स की तरफ। तो सर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो सरफेस टेंशन कहलाती है। तो फोर्स की जगह हमने लिख दिया mLT−2 और जो लेंथ है उसको ऊपर शिफ्ट करके अगर लिखेंगे तो लेंथ की पावर जो प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा L−1। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है mT−2। इसी तरह अगर फोर्स की डायमेंशन देखें तो सब फोर्स की डायमेंशन तो हमें याद है mLT−2 होती है। अब दोनों रिजल्टेंट जो डायमेंशंस आ गई उनको मैच करके देख लें तो सर ये भी मैचिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे जाएं तो सी ऑप्शन में पहला है इंपल्स। याद रखिएगा इंपल्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। इंपल्स कहलाता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर यकीनन इस फॉर्मूले की डिटेल को पढ़ेंगे। तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इंपल्स है। फोर्स की जगह उसकी डायमेंशन लिख दें mLT−2 और डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है उसकी जगह सिंपल टी लिखा जा सकता है। अब T−2 और T+1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो T−1 आपको देगा। तो जो रिजल्टेंट हमें डायमेंशन मिल गई वो है mLT−1। अब हम आते हैं मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम, नॉर्मली मोमेंटम ज्यादा लीनियर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो mv मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो सर मास की जगह m आ जाएगा और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो LT−1 होती है। तो अब आप देखिए ये दोनों जो रिजल्टेंट डायमेंशंस आ गई ये मैच कर रही है। इसका मतलब है कि सर इंपल्स और मोमेंटम ये दोनों डायमेंशन के लिहाज से मैचिंग वाली क्वांटिटीज हैं, सेम डायमेंशन शो करती हैं। तो हमारा यही आंसर सी ऑप्शन करेक्टेड है। जबकि लास्ट जो ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, उनके फॉर्मूले भी डिफरेंट है और उनकी यूनिट भी डिफरेंट है, इसलिए उनकी डायमेंशन भी मैच नहीं करती। तो हमने सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल इज डैश। तो हमें इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए। याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह के जो है वेरिएबल यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा इफेक्ट कहलाता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉज कहलाता है। इसको सिंपल किसी भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि फर्ज करें हमारे घर में एक बल्ब लगा हुआ है जिसका काम है लाइट प्रोड्यूस करना। तो सर लाइट ऐसे ही तो नहीं प्रोड्यूस हो जाएगी उसमें से। आपको अगर लाइट प्रोड्यूस करनी है तो आपको उसको करंट सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगी, कोई वोल्टेज, कोई एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। सर ये जो वोल्टेज या एनर्जी है या करंट है ये जब तक नहीं आएगा आपको लाइट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि करंट या वोल्टेज या एनर्जी जो आप उसको इनपुट में देंगे वो एक कॉज है, वो वजह बनेगी।
किस चीज की वजह बनेगी कि सर उससे एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा और वो रिजल्ट इफेक्ट कहलाता है। तो सर वो इफेक्ट लाइट की फॉर्म में। अब लाइट किस पे डिपेंड कर रही है? तो सर लाइट डिपेंड कर रही है उस इनपुट एनर्जी के ऊपर जो कि हम बल्ब को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर, इनपुट के ऊपर। तो इनपुट क्या होगा? कॉज होगा, जो वजह बनेगा, और इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो लाइट की प्रोडक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफेक्ट को शो करता है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं इसकी फाइनल एमसीक्यूज की तरफ। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ, यानी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन किससे मैच करती है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन से मैच करती है, वेलोसिटी से मैच करती है, वर्क से मैच करती है, या फोर्स से? अगर हम सबकी डायमेंशन फाइंड कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस चीज की डायमेंशन को सॉल्व किया है जिससे वो मैचिंग करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन जो है वो वर्क से जो है वो मैच करती है। वो आपको मैंने कैलकुलेशन में दिखाया कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बेटा ml t इनवर्स टू उसकी डायमेंशन होती है, और d जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो फाइनली जो हमें आंसर मिलता है वो ml स्क्वायर t इनवर्स 2 है। अगर काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आप फाइंड करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें बेटा याद रखिएगा ये जो हाफ का फैक्टर है ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई ये कोई क्वांटिटी नहीं है। 1/2 एक नंबर है और नंबर की ना कोई यूनिट होती है और ना ही नंबर की कोई डायमेंशन होती है। तो हम इसमें हाफ को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ mv स्क्वायर को लेकर हम अपनी डायमेंशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो mv स्क्वायर में m है मास, तो उसकी जगह हमने m लिख दिया, और v जो है वो क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन lt इनवर्स होती है, और जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। और जब आप उसको ब्रैकेट के ऊपर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो वही स्क्वायर l पर भी आएगा, वही स्क्वायर t की पावर -1 पर भी आएगा, और वो -1 पावर -2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाइनली मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2। तो बेटा इस तरह से हमारा जो सही आंसर अगर हम मैच करें तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन से जो है वो मैच करती है। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट ऑप्शन जो है वो वर्क है। तो बेटा ये हमारी तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई जो कि चैप्टर 10 के इस चैप्टर 1 के अंदर गिवन है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने तौर पर भी जो कि थ्योरी के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको रीड करके कुछ एमसीक्यूज अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको अगले चैप्टर्स की भी एमसीक्यूज की वीडियोस इसी तरह से मिलती रहेंगी। इनको अच्छी तरह से देखिएगा, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट्स के अंदर जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।